ये भाई पहली बात तो है कि कौन कह रहा है कि मार्केट चीप हो गया है। मुझे नहीं याद आता कि पिछले कई सालों में मैंने जब ऐसा नोट किया हो कि एक महीने में, तो जनवरी के महीने में अगर आप देखो तो उन्होंने 78,000 करोड़ की सेलिंग की। और सबसे ज़्यादा सेलिंग कहाँ की कि अगर आप होम लोन आपने ले रखा है, मान लीजिए 1 CR का होम लोन लिया है, तो इस वक्त सबसे बड़ा खतरा क्या बना हुआ है? सबसे बड़ा खतरा तो सर, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में कॉफ़ी ब्रेक विद बुल ट्रैक के। तो सर, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, आज आरबीआई ने अपना रेट काट दिया है, फिर भी ये मार्केट क्यों नीचे गया? हाँ देखिए, आरबीआई ने रेट कट किया, 0.25% का रेट कट किया और मार्केट ये उम्मीद लगा रहा था कि सीआरआर में कट होगा। बट जैसा कि हम बार बार बात कर रहे थे कि उससे करेंसी पर और प्रेशर पड़ सकता है, तो हो सकता है उन्होंने अब रेपो रेट कट करने का सोचा इस बार और रेपो रेट 0.25% कट किया। अब अगर आप देखिए तो जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई, मार्केट थोड़ा ऊपर भागा और उसके बाद सडन जो है सेलिंग शुरू हो गई और काफ़ी मार्केट में अच्छी खासी हमें ड्यूरिंग द डे सेलिंग देखने को मिली। तो क्यों मार्केट डिसअपॉइंटेड हुआ? तो इसके कई रीजंस हैं। पहली चीज़ तो देखिए कि ये टोटली प्राइस्ड इन था। मार्केट उम्मीद लगा रहा था कि 0.25% का ही रेट प्लस माइनस होगा या बेस्ट केस 0.5, तो वो ऑलरेडी प्राइस इन था और जब वो हो गया तो मार्केट को फिर एक करेक्शन उसमें होना ही था। दूसरा, अगर आप देखिए तो आरबीआई गवर्नर ने जो कहा है कि न्यूट्रल स्टैंस, ये मार्केट को पसंद नहीं है। तो न्यूट्रल स्टैंस का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम रेट को बढ़ाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम रेट को घटाएंगे। मार्केट ये सुनना चाहता था कि अब ये डाउन साइकिल शुरू हो गया है। मार्केट आरबीआई गवर्नर के मुंह से ये सुनना चाहता था कि आने वाले महीनों में और रेट कट्स होंगे। तो जब उन्होंने बोल दिया कि भाई हम ग्लोबल सिनेरियो को ध्यान में रखकर ही डिसीजन लेंगे, तो मार्केट को क्लैरिटी नहीं मिली, तो उसी का रिएक्शन देखने को मिला। तो सर, इस रेट कट से हमें कुछ फ़ायदा होगा? बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन एक फ़ायदा मैं आपको गिना सकता हूँ कि अगर आप होम लोन आपने ले रखा है, मान लीजिए 1 CR का होम लोन लिया है, तो करीब 1400-1500 रुपए का आपको महीने का फ़ायदा होगा। तो हम लोग के लिए अगर देखें तो यही फ़ायदा है। बाकी आप आने वाले दिनों में शायद हो सकता है एफडी के रेट्स भी कम हो जाएं, तो वहाँ तो हमें नुकसान ही है। पर सर, इतना क्यों नीचे गिर गया? देखो, जैसा कि मैंने कहा, मार्केट को डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। ओके, अब ये इवेंट निकल गया, जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था उसे नहीं मिला। अब मार्केट सोच रहा है कि हमारे लिए और क्या खतरे बने हुए हैं। तो इस वक्त सबसे बड़ा खतरा क्या बना हुआ है? सबसे बड़ा खतरा ट्रेड वॉर बना हुआ है और उसकी वजह से हमारा रुपया जो लगातार कमज़ोर हो रहा है वो बना हुआ है। और आरबीआई ने भी एक तरीके से अब वो ज़्यादा इंटरवीन नहीं कर रहे हैं, तो रुपया जो है अब ऑन इट्स ओन है कि भाई वो एक तरीके से मान के चलिए कि वो फ्री फॉल में है। तो अब देखिए रुपया कितने रफ्तार से गिर रहा है कि एक महीने में 2% हमारा रुपया गिर गया। मुझे नहीं याद आता कि पिछले कई सालों में मैंने जब ऐसा नोट किया हो कि एक महीने में 2% हमारी करेंसी ऊपर या नीचे चली गई होगी। तो ये सब जो है अच्छे साइंस मार्केट के लिए नहीं नज़र आ रहे हैं। और ये जो रुपया गिर रहा है ना, इससे अगर आप देखो पूरी इंडस्ट्री सकते में है, और इंडस्ट्री सकते में होगी तो मार्केट भी सकते में होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? देखिए, हर कंपनी, बड़ी कंपनी कुछ ना कुछ इंपोर्ट करती है और हम जानते हैं जब रुपया कमज़ोर होता है तो इंपोर्टर को सबसे ज़्यादा उसका नुकसान होता है। और ज़्यादातर इंपोर्टर्स अभी हेजिंग करे हुए हैं या और तरीके स्वाप्स वगैरह यूज़ करके अपने रिस्क को मैनेज कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इसकी वजह से कितना नुकसान कंपनीज़ को हो सकता है। तो जैसे इंडिगो है, अब इंडिगो प्लेन्स जो होती है लीज़ पे लेती है, उनकी पेमेंट्स डॉलर में करती हैं। कई दफ़े वो जो बाहर के देशों में फ्यूल खरीदते हैं वो डॉलर में पे करते हैं, तो उनका काफ़ी पैसा डॉलर में वो पेमेंट करते हैं। और 1 रुपया अगर हमारा रुपया कमज़ोर होता है बाई 1 रुपी,
तो उनको 670 करोड़ का नुकसान होता है। तो उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स तो पब्लिश किए, लेकिन इसकी वजह से वो प्रेशर में हैं। अब फार्मा इंडस्ट्री को देखो, करीब 60 से 65% जो APIs होती हैं, जो दवाई बनाने के लिए यूज़ होती हैं, वो इंपोर्ट करते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो ये सब लोग सख्ते में हैं और इसकी वजह से कंपनीज के प्रॉफिट कम होंगे और हो रहे हैं, मार्जिन्स प्रेशर में हैं। अब या तो उन्हें प्राइजेस बढ़ाने पड़ेंगे, प्राइजेस बढ़ाएंगे तो सेल कम होंगी। तो ये सब जो है इस वक्त हमारे सामने ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और यही मार्केट के लिए सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है और कंपनीज के लिए भी सबसे बड़ा चिंता बना हुआ है और इसी पे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। अब देखिए इसे ये सब करा कौन रहा है, तो इसे श्रीमान डोनाल्ड ट्रम्प जी करा रहे हैं, जिनको हमारे देश के बहुत से लोग विश करते थे, प्रे करते थे कि वो पावर में आए। अब वो पावर में आ गए हैं और उसका नुकसान हमें ही हो रहा है। जिन लोगों ने प्रे किया उनको ही सबसे ज़्यादा हो रहा है, आगे भी होगा और उन्हीं की वजह से देखो तो मार्केट में करेक्शन भी हो रही है कुछ हद तक। तो इसलिए आप क्या विश करते हैं, थोड़ा सोच समझ कर विश करना चाहिए। तो सर जैसा कि आपने कहा था कि FII इंडेक्स फ्यूचर से अपना शॉर्ट्स काट रहे हैं, तो अब क्या वापस से फ्रेश बाइंग इन स्टॉक्स और इन इंडेक्स आएंगी? हाँ देखिए, जो उनके इंडेक्स फ्यूचर्स का जो ट्रेंड मैंने आपको दिखाया था पिछले 10-15 दिनों में, वो क्या कर रहे हैं, मैंने कल के वीडियो में दिखाया था और उसमें क्लियरली विजिबल था कि वो अपने शॉर्ट्स को कट कर रहे हैं। ध्यान रहे कि अपने शॉर्ट्स होल्ड कर रहे हैं लेकिन उसमें गिरावट ला रहे हैं। और क्यों गिरावट ला रहे हैं, क्यों शॉर्ट्स कम कर रहे हैं? मोस्ट लाइकली शेयर कट्स का उनको उम्मीद थी, सबको उम्मीद थी कि ये होगा। हो सकता है वो कुछ बड़ी उम्मीद लगा रहे थे, इसकी वजह से कट कर रहे थे। हो सकता है वो प्रॉफिट बुकिंग था कि यार इतना बड़ा इवेंट आ रहा है, हम 3 महीने 4 महीने से शॉर्ट्स को होल्ड कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो बीच बीच में वो ऐसा करते हैं, उनके शॉर्ट्स थोड़े कम होते हैं, वापस से शॉर्ट्स बढ़ा भी देते हैं। तो अब अगले हफ्ते पता चलेगा कि वो शॉर्ट्स को फर्दर कम कर रहे हैं या फिर बढ़ाने लगे हैं। अगर फिर बढ़ाने लगेंगे तब तो बाइंग की कोई उम्मीद है नहीं, और अगर कंटिन्यू होता है ये ट्रेंड तो थोड़ी होप हमारी बनी होंगी। देखिए, तो जनवरी के महीने में अगर आप देखो तो उन्होंने 78,000 करोड़ की सेलिंग की, और सबसे ज़्यादा सेलिंग कहाँ की? सबसे ज़्यादा सेलिंग उन्होंने फिनेंस, बैंकिंग और फिनेंस में की। 1/3 करीब 25,000 करोड़ की सेलिंग की। इसके बाद उनके जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आते हैं उसमें 8,000 करोड़ की सेलिंग की। इसके बाद IT फार्मा में 7-7 हज़ार करोड़ की सेलिंग की। तो ये जो सारे सेक्टर्स है इसमें रिटेल की हेवी पार्टिसिपेशन है, इसी वजह से इसमें गिरावट हमें देखने को मिली है। अब देखिए, रुपया कमज़ोर हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो इसका भी उनको डर है, क्योंकि जब रुपया कमज़ोर होता है तो उनके डॉलर के रिटर्न कम हो जाते हैं। तो अगर वो अपनी पोजीशंस को यहाँ पे छोड़ देते हैं, वो सेलिंग नहीं करते हैं, तो क्या होगा? एक तो उनके डॉलर रिटर्न कम हो जाएंगे, दूसरा आप देखिए कंपनी के ग्रोथ के चांसेस कम हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको बताया कि रुपया के कमज़ोर होने की वजह से उनके प्रॉफिट्स कम होंगे और उनके सेल्स भी कम होंगे। अब अगले साल अगर आप देखो तो निफ्टी का EPS 5% की रफ्तार से ग्रो करने की उम्मीद है, अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट। इसमें कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं आने वाला है। तो 5% के लिए वो अपना पैसा यहाँ क्यों रखेंगे? इससे ज़्यादा तो वो बॉन्ड यील्ड में कमा लेंगे। अब आप देखिए 2020 में जब हमारे लोज बने थे, मार्केट काफ़ी गिर गया था, इकॉनमी भी गिर गई थी और वो इतनी नीचे चली गई थी कि अगले 3-4 साल 20% के CAGR से निफ्टी का EPS ग्रो किया है। अब वो एक तरीके से स्टैग्नेट हो गया है। तो 5% से 20% जाने में कई साल लग सकते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे उनको रिवॉर्ड नहीं नज़र आ रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि वो ट्रेडिंग करे, 3-4-5 महीने बाइंग करके मार्केट को ऊपर ले जाएं, फिर सेलिंग करें, फिर एंट्री करें, तो ये हो सकता है। लेकिन स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म की बाइंग FIIs में नियर टर्म में आनी थोड़ी मुश्किल है। सर कुछ लोग बोल रहे हैं कि मार्केट तो काफ़ी नीचे आ गया है और काफ़ी चीप भी हो गया है, तो क्या लगता है, सच बात है ये? तो ये भाई पहली बात तो है कि कौन कह रहा है कि मार्केट चीप हो गया है? मैं तो जिससे भी बात करता हूँ तो लोग परेशानी नज़र आते हैं, उनके पोर्टफोलियो में काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में लॉसेस भी चल रहे हैं। और
बात करके लगता नहीं है कि कोई खरीदने के मूड में है। हाँ, ऑफ कोर्स जो बिल्कुल ही नए लोग हैं, 1 महीने 2 महीने पहले मार्केट में आए हैं, वो अभी भी जोश में हैं। लेकिन जो जोश आज से 8, 9, 10 महीने पहले, 1 साल पहले नज़र आता था लोगों में, अभी तो वो नहीं लग रहा है। वो काफ़ी ठंडा हो गया है, लोग अपने पोजीशंस को भी लाइट कर रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कोई खरीद रहा है। लेकिन अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो अभी रिसेंटली मोतीलाल ओसवाल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, उसमें कहा कि 66% जो सेक्टर्स हैं मार्केट में वो अभी भी ओवर वैल्यूड है, उसमें अभी भी गिरावट नहीं हुई है। अब इसी से रिलेटेड कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जो सबसे ज़्यादा अभी भी जो ओवर वैल्यूड सेक्टर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सबसे ज़्यादा रैली हमें देखने को मिली। अभी वो 80% ओवर वैल्यूड है कंपेयर टू 10 ईयर एवरेजेस। इसके बाद आप देखिए यूटिलिटीज़ 40% ओवर वैल्यूड है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 30% ओवर वैल्यूड है, सीमेंट और केमिकल ये भी सेक्टर है जिनमें सबसे ज़्यादा पोजीशंस कोविड टाइम पर बनी थी, ये भी 30% ओवर वैल्यूड हैं अगर हम 10 ईयर्स के एवरेज लें। अब अगर चीप सेक्टर्स की बात करें तो कुछ सेक्टर में गिरावट हुई है अच्छी खासी, या उतना राइज नहीं हुआ है, तो वो थोड़ा रीजनेबली वैल्यूड लग रहे हैं। उसमें से एक बैंक्स हैं जिसे अब कोई नहीं खरीदना चाहता। आज से 1-1.5 साल पहले हर कोई बैंक करता था, तो वो अब थोड़ा रीजनेबली वैल्यूड हो गए हैं, लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क भी बढ़ गया है। इसके अलावा आप देखिए तो ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर भी रीजनेबली वैल्यूड हो गया है। रिटेल सेक्टर वो भी थोड़ा जो है रीजनेबली वैल्यूड है। मीडिया वो भी रीजनेबली वैल्यूड है। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग भी हुई है। अब इसमें से किसी एक सेक्टर पे हम कोई स्टॉक पिक कर सकते हैं, तो वो है शायद ऑटो। ऑटो में भी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ऑटो में भी अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। कोई ट्रक बनाता है, कोई कार बनाता है, कोई बाइक्स बनाता है, कोई ट्रैक्टर बनाता है। तो उसमें से एक आध स्टॉक्स मुझे लगता है कि अभी आप पिक कर सकते हैं। हम भी पिक करने का सोच रहे हैं। सर, CRR के कट होने से तो लोग बैंक में FD नहीं करेंगे, तो लिक्विडिटी का इशू तो बढ़ना चाहिए। एंड इंटरेस्ट रेट कट होने से प्राइस क्यों ज़्यादा डेप्रिशिएट होगा? प्राइस से आई थिंक इनका मतलब है कि रुपी। थोड़ा रीज़न समझाइए। देखिए, CRR कट से FD नहीं करेंगे तो दोनों का रिलेशन नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा यहाँ पर आप मिक्स कर रहे हैं। CRR कट क्या होता है कि हम बैंक अपना एक सर्टेन परसेंटेज RBI के पास रखते हैं, उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो जब वो CRR कट होता है तो वो पैसा वापस बैंकों के पास आ जाता है, जिसे वो लोन देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे FD का कोई कनेक्शन नहीं है। FD का कनेक्शन रेपो रेट से है, या जो PLR होता है, प्राइम लेंडिंग रेट है, उससे है। जो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट में जब गिरावट होती है तब FD करने से लोग हिचकिचाते हैं। तो CRR से इसका रिलेशन नहीं है। अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि इससे CRR जब कट होगा तो करेंसी कैसे वीक होगी, तो CRR जब भी कट होता है तो एक्स्ट्रा पैसा बैंकों के पास आ जाता है। हम जानते हैं कि जब भी पैसे की सप्लाई बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ जाते हैं। तो CRR कट जैसे ही होगा तो उसका इम्पैक्ट होगा कि हमारे बॉन्ड के यील्ड्स बढ़ जाएंगे। अब बॉन्ड के यील्ड और बॉन्ड के प्राइसेस इन्वर्स होते हैं। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो CRR कट होगा तो बॉन्ड प्राइसेस नीचे जाएंगे, बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाएंगे। अब बॉन्ड यील्ड हमारे ऊपर चले गए और अगर आप देखिए तो USA के बॉन्ड यील्ड यहीं पर खड़े हुए हैं। तो दोनों का गैप जितना कम होता है उतना हमारी करेंसी के लिए वो नुकसानदेह होता है। बॉन्ड यील्ड हम चाहते हैं कि इनका जो डिफरेंस है वो ज़्यादा हो। बॉन्ड यील्ड कम होगा तो यहाँ के बॉन्ड्स को सेलिंग की जाएगी और लोग वहाँ के बॉन्ड्स में पैसा लगाएंगे। तो डॉलर का आउटफ्लो होगा, यानी कि यहाँ बेचेंगे और उस पैसे को बाहर ले जाएंगे, जो कि हमारे करेंसी को वापस वीक करेगा। और एक चीज़ देखिए कि जब करेंसी वीक होगी तो वो इन्फ्लेशन को भी बढ़ाएगा। तो एक एस्टिमेट के हिसाब से अगर 5% हमारी करेंसी वीक होती है तो ये
3-5% का इन्फ्लेशन बढ़ाती है। तो आप देख सकते हैं ये सब कुछ रिलेटेड है और सब कुछ मार्केट को इम्पैक्ट करता है। तो सर जैसा कि हम हर एपिसोड में पूछते हैं, नियर टर्म में मार्केट कहाँ जा रहा है? देखिए, आज का अगर मार्केट देखें तो मार्केट डिसअपॉइंटेड रहा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मार्केट में आज पैनिक सेलिंग देखने को मिली, लेकिन सेलिंग तो देखने को मिली। मार्केट ने इस इवेंट को थम्स डाउन कर दिया। मार्केट ने बोला भाई हम जो उम्मीद लगा रहे थे हमें तो नहीं मिला, हम डिसअपॉइंटेड हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा सेलिंग भी नहीं देखी। आज अगर आप देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियोज़ जो हैं वो थोड़े डिक्लाइन की तरफ ही रहे, ज़्यादा स्टॉक्स डिक्लाइन हुए और लगभग सभी सेक्टर्स डाउन रहे। 2-3 सेक्टर्स को छोड़ दें, इसमें मेटल्स आते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आते हैं और एक आध सेक्टर जो हैं 1% के आसपास ग्रीन में रहे। टर्नओवर की अगर बात करें तो लो वॉल्यूम से गिरा है, करीब 88,000 करोड़ का टर्नओवर हमें देखने को मिले, कल के बराबर। एवरेज से ये लो फिगर्स है, जो और हमें डरा रहा है कि जब भी लो वॉल्यूम पे मार्केट गिरता है तो वो आगे कंटिन्यू होने के उसके चांसेस रहते हैं। अब चूँकि आज पैनिक सेलिंग नहीं आई है तो अभी भी थोड़ी होप कम से कम बैंक निफ्टी में दिखती है। हमें मंडे का दिन देखना चाहिए। आज ये इवेंट आया, मार्केट को डाइजेस्ट करने दो। जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशंस बनाई होंगी वो उन्होंने कट किया होगा और अब हम देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है, एफआईआईज़ की क्या फिगर्स आती हैं, डेरिवेटिव मार्केट्स में वो क्या करते हैं। अगर हम देखें तो अब हमारे पास सारे इवेंट्स हमारे सामने से निकल गए हैं। अब क्लैरिटी है, आगे कोई निफ्टी के लिए तो पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है। बैंक निफ्टी के लिए कुछ हद तक ये इवेंट एक पॉजिटिव ट्रिगर है। ओके, तो हमें ऐसा लगता है कि अगले 2-3 दिन हमें देखना है। अगर अभी हम बुलिश लेना हो, बुलिश पोजीशंस के लिए चूज़ करना हो कि हमें किस में जाना है, तो बैंक निफ्टी की तरफ देखना चाहिए। और अगर हम बेरिश पोजीशंस को कंसीडर कर रहे हैं तो हमें निफ्टी की तरफ देखना चाहिए। लेकिन किसी भी तरीके की बड़ी पोजीशन से पहले हमें मंडे का दिन आधे दिन तक देखना चाहिए। निफ्टी में 23,700 जब तक वो पार नहीं करता है तब तक बड़ी बुलिशनेस की उम्मीद कम है। कल का वीडियो अगर आपने देखा था तो उसमें हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल पे प्राइजेस जा रहे हैं और अब प्राइजेस उसको छोड़कर ऊपर चले गए। और हमने आपको बताया था कि अच्छा रहेगा कि वापस प्राइजेस नीचे चैनल पर आएँ और उसके बाद एक नया हाई बनाए, तभी थोड़ी हमें होप दिखेगी। तो इसको हम समराइज़ करें तो इस वक्त वेट एंड वॉच पे हैं। मंडे का दिन हमें देखना है, बैंक निफ्टी में बुलिशनेस की तरफ देखना है, निफ्टी में बेरिशनेस की तरफ देखना है।